हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 एडी के बारे में बताया था। ये एक टैक्सेशन सिस्टम है स्मॉल व्यापारियों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, उनकी सुविधा के लिए ये लागू किया गया है, जिसमें एक परिकल्पित तरीके से उनकी आय ज्ञात की जाती है और ज्ञात की गई आय पर नियमानुसार टैक्स लिया जाता है। इसके बारे में कुछ चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में आज फिर चर्चा करेंगे। इसमें पॉइंट्स नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 44 एडी। ये सेक्शन जिसमें ये प्रेजेंटिव इनकम निकालने की बात की गई है, किन पर लागू होता है? जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया था, द प्रोविजन लेड डाउन इन सेक्शन 44 एडी कवर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सभी तरह के बिजनेस पर यह लागू होता है, एक्सेप्ट वन which involve the leasing, playing or renting of goods and carrying transport vehicles। ऐसे व्यवसायी, ऐसे बिजनेस जो लीजिंग, प्लेसिंग या रेंटिंग ऑफ द गुड्स के बिजनेस में लगे हुए हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत प्रेजेंटिव टैक्सेशन के नियम लागू नहीं होते हैं। इनके लिए ऐसे स्मॉल व्यापारियों के लिए अलग से कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये नियम किस तरह के एसएससीज के लिए लागू होते हैं? इंडिविजुअल एसएससी, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 44 एडी एज लॉन्ग एज दे आर इंडियन रेजिडेंट। यदि वो भारतीय निवासी हैं तो उनमें से ऐसे करदाता जो व्यक्तिगत हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म्स हैं, अपना व्यवसाय पार्टनरशिप फर्म के रूप में चला रहे हैं, वो व्यक्ति भारतीय नागरिक, भारतीय रेजिडेंट होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर ये नियम लागू होंगे। लेकिन ऐसे पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड है, वो इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा और कौन एलिजिबल नहीं है? सेक्शन 44 एडी इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज एसएससी हु कैरी ऑन एनी प्रोफेशन एज मेंशन्ड इन सेक्शन 44 डबल ए। ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे प्रोफेशन में चलाने वाले व्यक्ति जिनको सेक्शन 44 डबल ए में उल्लेख किया गया है, वो भी सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत अपना टैक्सेशन नहीं करवा सकते। 44 डबल ए में मैंने पिछली बार लेक्चर में बताया था कौन कौन सम्मिलित है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। एसएससी कंडक्टिंग एजेंसी टाइप वर्क और हु एक्वायर इनकम थ्रू कमीशन और ब्रोकरेज आर आल्सो नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो अब इन पॉइंट्स में कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है? जो प्रोफेशंस हैं जिनको सेक्शन 44 डबल ए में कहा गया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो एजेंसी टाइप वर्क करते हैं या जिनको ब्रोकरेज या कमीशन के रूप में आय होती है, वो व्यक्ति इस सेक्शन में अपनी इनकम निकालने का क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह से अब आगे बताया गया है कि ऐसे इस सेक्शन में जो व्यक्ति इनकम क्लेम करता है उसको किस तरह की छूटें या डिडक्शन अलाउबल है, उसके बारे में बताया हुआ है। इफ एन एसएससी चूज टू फाइल हिज हर रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD, then he or she will not be able to claim deductions under section 30 to 38 of the Income Tax Act। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 30 से लेके 38 तक के
जो रिबेट्स वगैरह दी गई है, छूटें दी गई है, डिडक्शंस दिए गए हैं, वो सेक्शन 44 AD में नहीं दिए जाएंगे। ये मान लिया जाएगा कि उनकी इस सिस्टम में जो इनकम निकालने का जो तरीका है उसमें वो छूटें दी हुई मान ली गई है। इसी तरह से आगे ये कहा है, ये छूटें कौन सी है? बिजनेस इनकम कमाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के खर्चे अलाउ किए जाते हैं उसके संबंध में ये छूटें दी हुई होती है। आगे कहा है कि यदि असेसी पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस इनकम निकालने की जो सेक्शन 30 to 38 की जो रिबेट्स खर्चे हैं उसकी तो छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन पार्टनर्स को जो पैसा दिया है उसका रेमुनरेशन या इंटरेस्ट, उसकी छूट अवश्य दी जाएगी। क्या लिखते हैं देखिए, द एसेसी इन क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म and the firm choose to file its return under section 44 AD, then additional deduction can be claimed under section 40B with regards to any remuneration or interest paid to partner of the firm. However, this deduction can be only be claimed up to a certain limit as prescribed in section 40B. अगर असेसी जो इस सेक्शन में अपना इनकम कैलकुलेट कराना चाहता है पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसी फर्म अपने पार्टनर को दिया गया रेमुनरेशन या इंटरेस्ट का क्लेम कर सकता है यदि सेक्शन 40B में दी हुई सर्टेन लिमिट्स के अनुसार इंटरेस्ट या रेमुनरेशन दिया हो, अन्यथा अन्य कोई भी खर्चा इसमें मान्य नहीं होगा। अब आगे बात आती है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 44 AD विथ रिगार्ड टू लोअर एंड हायर इनकम ऑफ डिक्लेरेशन। यदि कोई व्यक्ति, जैसा अभी हमने बताया था, इस सिस्टम में उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है उस टर्नओवर का 8% उसकी इनकम मान ली जाती है। यदि कोई व्यवसायी अपनी इनकम 8% से कम डिक्लेयर करना चाहता है और वो बताता है कि मेरी तो इनकम 8% नहीं हुई है, उससे कम हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसको सेक्शन 44 AA के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस के अनुसार बुक्स रखनी होगी तथा सेक्शन 44 AB के अनुसार उन बुक्स का ऑडिट भी कराना होगा। अगर वो कम रेट से टैक्सेशन चाहता है 8% से कम, तो ऐसी स्थिति में उसे बुक्स मेंटेन करनी होगी और उनका ऑडिट भी कराना, नियमानुसार कराना होगा। यदि कोई एसएससी 8% से ज़्यादा अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहता है, वो बताता है कि मेरी इनकम 8% नहीं 8 से ज़्यादा है, देन द एसएससी कैन बी डिक्लेयर एट द रेट हायर देन 8%। 8% से वो ज़्यादा रेट डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो 8% का जो नियम बताया है वो जनरल ट्रांजैक्शंस के लिए, यदि उसकी टर्नओवर में बैंक के थ्रू किया गया ट्रांजैक्शन शामिल है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शामिल है, तो उसके लिए 8 की जगह 6% ही इनकम मानी जाएगी। और ये 8% की जो बात कही है वो 8 से की बजाय 6 या उससे ज्यादा की बात मान ली जाएगी। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 44 AD विथ रिगार्ड टू एडवांस टैक्स पेमेंट। ऐसे व्यवसायी जो सेक्शन 44 AD में अपना असेसमेंट करवा रहे हैं उनको साल भर के अलग अलग तारीखों में एडवांस टैक्स का पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको पूरे साल भर का जो भी टैक्स बनता है उसको उसी साल के 15 मार्च या उससे पहले पहले उसको जमा कराना होगा। जनरल व्यवसायियों के लिए एडवांस टैक्स जमा कराने की साल में 3-4 अलग अलग तारीखें होती है। उन तारीखों पर जमा नहीं करा के पूरे साल का फाइनली एक साथ 15 मार्च तक उसे उस साल का एडवांस टैक्स जमा कराना होगा।
इसी तरह से आगे एक बात और कही, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 44 AD विथ रिगार्ड टू रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट्स। जो सेक्शन 44 AD में अपना असेसमेंट करवा रहा है, अपनी इनकम कैलकुलेट करवा रहा है, ऐसे व्यवसायों में डेप्रिशिएशन के लिए अलग से कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये मान ली जाएगी कि वो 8% इनकम निकालने में वो डेप्रिशिएशन की छूट दे दी गई है, लेकिन साथ में उसे अपने डेप्रिशिएशन कितना बन रहा है, ऐसे एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स की डेप्रिशिएशन उसे अवश्य कैलकुलेट करना होगी और अपने बुक्स में उसको रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जब वो सेक्शन 44 AD में अपना असेसमेंट नहीं करवाता है, सामान्य नियमों में करवाता है, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू उस समय काम आएगी। एसेट्स का वैल्यूएशन उसे कराना होगा, डेप्रिशिएशन निकाल के माइनस करके बैलेंस निकालना होगा, लेकिन इसकी छूट इस सेक्शन 44 AD में नहीं दी जाएगी। इसके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो एक्सपेंसेस रिबेट्स छूटों की जो बात कही है हमने, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये छूटें सेक्शन 30 to 38 की रिबेट्स या एक्सपेंसेस लागू नहीं होंगे, उनका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब इस सेक्शन के अंतर्गत उनकी इनकम निकाल ली जाएगी, जैसे कि 8% टर्नओवर का है, निकालने के बाद उसे अन्य प्रकार की जो छूटें एलिजिबल हैं, उनकी छूट उसे अवश्य दी जाएगी। ये इनकम उसकी निकाल दी जाएगी। इसके साथ अन्य इनकम अगर उसकी है, ये तो बिजनेस इनकम हुई, कैपिटल गेन की, अदर इनकम, हाउस रेंट, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये सब अलग अलग निकाली जाएगी और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से एलिजिबल डिडक्शंस सेक्शन 80 के उसे अवश्य दिए जाएंगे जो उसके लिए वो एलिजिबल हैं, और उसके बाद बची हुई इनकम उसकी नेट इनकम कहलाएगी और वो टोटल इनकम पर अपना टैक्स देगा। ऐसे व्यवसायों को कल मैंने जैसा आपको पिछली बार बताया था, ITR 4 भरना होगा, जो सेक्शन 44 AD के अंतर्गत अपना असेसमेंट करवाना चाहते हैं, अपने प्रेजेंटिव इनकम निकालना चाहते हैं, अनुमानित आय पर अपना टैक्स देना चाहते हैं। अगले टर्म पर हम बात करेंगे ITR 4 जो व्यक्ति भरते हैं वो कैसे भरते हैं और उसमें और कौन कौन से एलिजिबल सेक्शंस हैं जिनको ये सेक्शन ITR 4 भरना होता है। जैसे ये सेक्शन 44 AD के अंतर्गत निकाली गई इनकम है, वैसे ही कुछ और इनकम अन्य व्यवसायों के संबंध में भी दिए हुए हैं, प्रोफेशनल्स के संबंध में दिए हुए हैं, वो भी ITR 4 भरते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। थैंक यू।